नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन में। पिछले वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया था मैंने। आज हम जिस मौर्य शासक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इतिहास जगत में अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अशोक सम्राट का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का जो अशोक का शासन काल था वो मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारियाँ दूंगा आपको मौर्य साम्राज्य की, अशोक के साम्राज्य की। तो देखिए, अशोक सम्राट, अशोक महान कहा जाता है। इतिहास में या तो अशोक ही महान हुआ है या सिकंदरी महान हुआ है। अकबर को तो महान बताया गया है, अन्यथा कोई महानता वाला कार्य अकबर ने कभी किया नहीं। अशोक सम्राट, इसका जो शासन काल है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। आप इसे ध्यान से देखिए, याद कर लें। कई बार अशोक का शासन काल जो है वो पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, मगध में 273 ईसा पूर्व से बिंदुसार के जीते जी ही मगध में उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया था। 273 ईसा पूर्व में जो है अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। 273 ईसा पूर्व में मगध में जो है वह उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। मैं बोर्ड पर इस वजह से लिखता हूं ताकि आपको मेरे बोलने के साथ लिखा हुआ भी मिल जाए, अच्छे से याद हो जाए। मगध में 273 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व में उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। यह उत्तराधिकारी युद्ध जो है ये 4 वर्षों तक चला। 4 वर्षों तक चला तथा 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है, देखिए 4 वर्षों तक ये उत्तराधिकारी युद्ध चला मगध का। 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व। मैं बात करूं सिंहली अनुश्रुति, सिंहली अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथ है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक जो है वो अपने 99 भाइयों को मारकर 99 भाइयों को मारकर मगध का शासक बना। मगध का शासक बना। देखिए दोस्तों, मगध में उत्तराधिकारी युद्ध जो है वो 273 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो चुका था। 4 वर्षों तक ये उत्तराधिकारी युद्ध चला। 269 ईस्वी तक ये युद्ध चला, ईसा पूर्व तक। सिंहली अनुश्रुति ये बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार अशोक जो है वो अपने 99 भाइयों को मारकर मगध का शासक बना था। एक भाई जीवित छोड़ा था इसने अपने 100 भाइयों में, उसका नाम था सुसिन। ये अशोक का बड़ा भाई था, ये जीवित छोड़ दिया था। 99 भाई इसने मार दिए थे। 269 ईसा पूर्व में अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ। देखिए दोस्तों, अशोक की माता का नाम जो है वो सुभद्रांगी मिलता है। जनपद कल्याणी भी कहा जाता है, इसे धर्मा भी कहा जाता है। अशोक की माँ का जो नाम है वह सुभद्रांगी, जनपद कल्याणी, या इसे धर्मा भी कहा जाता है, धर्मा। अशोक की माँ जो सुभद्रांगी थी ये चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा 16 माह जनपद में से अंग की जो राजधानी है, अंगमा जनपद की वो चंपा है। चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी।
इसी के गर्भ से अशोक का जन्म हुआ था। अशोक के जन्म के समय पिंगल मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक दिन भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। पिंगल मुनि ने भविष्यवाणी की थी, मैं बोल देता हूं क्या भविष्यवाणी थी, कि अशोक एक दिन भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ऐसा कहा था पिंगल मुनि ने अशोक के जन्म के समय, अशोक के भविष्य को लेकर। मगध पर 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक 4 साल तक उत्तराधिकारी युद्ध चला। सिंहली अनुश्रुति जो बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर मगध का मौर्य शासक बना था। एकमात्र भाई को जीवित छोड़ा था इसने, वो अशोक का बड़ा भाई सुसीम था। 269 ईसा पूर्व में अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ। वैसे अशोक का शासन काल देखो आप 273 ईसा पूर्व से माना जाता है, परंतु वास्तविक राज्याभिषेक जो है वह 269 ईसा पूर्व में अशोक का हुआ। इसकी माँ का नाम सुभद्रांगी जनपद कल्याणी इधर मावी जिसे कहा जाता है। इसकी माँ चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। पिंगल मुनि ने अशोक के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि ये एक दिन भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और आगे जाके अशोक भारत का चक्रवर्ती सम्राट भी बना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देता हूँ। अशोक के बारे में सारी जानकारियाँ मैं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो दे देता हूँ, आप उन्हें नोट कर लें, याद कर लें अच्छे से। अशोक को अपने शिलालेखों के लिए भी जाना जाता है। अशोक ने अपने शासन काल में सर्वाधिक शिलालेख 14 शिलालेख लगवाए तथा 7 स्तंभ तथा लघु शिलालेख भी इसने लगवाए। देखिए दोस्तों, अशोक अपने अभिलेखों शिलालेखों के लिए जाना जाता है। अशोक को जो है शिलालेख लगवाने की जो प्रेरणा थी, लगवाने की प्रेरणा जो है वह ईरानी शासक दारा, ईरानी शासक दारा से प्राप्त हुई। अशोक ने ईरानी शासक दारा से शिलालेख लगवाने की प्रेरणा ली तथा इसी के नाम पर तथा दारा की ही तरह देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार मिल जाएगा। देव नाम प्रिय व प्रियदर्शी उपाधियां धारण की। देखिए, अशोक को शिलालेख लगवाने की प्रेरणा जो है वह ईरानी शासक दारा से प्राप्त हुई थी। दारा की ही बात इसने देवनाम प्रिय, ये अशोक के उपाधियां हैं, नाम है, प्रचलित नाम है, दोनों ही याद कर लेना आप। प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय की उपाधियां भी इसने दारा के से प्रेरणा लेकर अपनी उपाधियां धारण की। देखिए, अशोक को अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। अशोक के मास्की व गुजरा शिलालेख में, मास्की व गुजरा शिलालेखों में अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है दोस्तों, अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की व गुजरा शिलालेखों में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। ये दोनों ही शिलालेख है जिनमें केवल भी लगा हुआ है, केवल मास्की व गुजरा शिलालेखों में ही अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। देखो, पुराणों में इसका नाम जो है वह अशोक वर्धन मिलता है। अशोक वर्धन मिलता है। मास्की व गुजरा शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
तथा पुराणों में जो अशोक का वर्णन वो अशोक वर्धन के नाम से किया गया है। देखिए दोस्तों, कौशाम्बी का शिलालेख ये अशोक का द्वारा लगवाया गया शिलालेख है। कौशाम्बी यूपी में है, वाराणसी के समीप। कौशाम्बी का शिलालेख एकमात्र शिलालेख है जिसमें इसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख, शिलालेख है जिसमें इसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख, कारुवाकी का उल्लेख। कौशाम्बी का शिलालेख ही एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिस शिलालेख में इसकी रानी जो है कारुवाकी का उल्लेख है। ये जो कारुवाकी है ये तिवर की माँ है। कारुवाकी तिवर की माँ है, तिवर की माँ। देखिए दोस्तों, कौशाम्बी का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक की रानी का उल्लेख मिलता है। इसी कारण कौशाम्बी के शिलालेख को जो है वह एरो करके लिख रहा हूं मैं, रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। रानी का शिलालेख, कारण क्योंकि इसमें अशोक की रानी का उल्लेख मिलता है, शिलालेख भी कहा जाता है। देखिए, अशोक की एक और रानी थी, मैं यहां लिख देता हूं। अशोक की विदिशा की राजकुमारी, विदिशा की राजकुमारी जो अशोक की रानी थी, इस विदिशा की राजकुमारी जो अशोक की रानी थी, इसके गर्भ से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, विदिशा की राजकुमारी जो थी वो अशोक की रानी थी। इसके गर्भ से जो है वो महेंद्र नामक पुत्र का तथा संघमित्रा नाम की कन्या का जन्म हुआ था। अशोक ने इन दोनों को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका में राजदूत बनाकर देव नाम तिस्य के दरबार में, देखिए बोर्ड भर चुका है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। बोर्ड भर चुका है, मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जानकारी एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं ताकि आपको लिखने में नोट करने में आसानी है। अशोक को शिलालेख लगवाने की प्रेरणा जो है वो ईरानी शासक दारा से प्राप्त हुई थी। दारा की बात इसने अशोक ने देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी उपाधियां धारण की, है ना। केवल मास की वो गुजरा, इन दो शिलालेखों में जो है वो अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। कौशाम्बी का शिलालेख एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें इसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख है। ये कारुवाकी जो है वो तिवर की माँ थी। इसी कारण इस कौशाम्बी के शिलालेख को रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। इसकी एक अन्य वो रानी थी जो विदिशा की राजकुमारी थी। इस विदिशा की राजकुमारी से का विवाह अशोक से हुआ था, जिसके गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र तथा संघमित्रा नामक कन्या का जन्म हुआ था। अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में राजदूत बनाकर भेजा था। श्रीलंका का जो शासक था वो था देवनाम तिस्य। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लें, मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्य साम्राज्य में से क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको 100%। अशोक के शिलालेखों से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, चाहे वो आप RS का, पटवारी का, रीट का, सेकंड ग्रेड का, कोई सा भी एग्जाम ले लो, प्रत्येक एग्जाम में अशोक से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आने वाले सभी एग्जाम जो राजस्थान पुलिस का है, पटवारी का है, सभी सिलेबस में अशोक आपको मिलेगा। मौर्य साम्राज्य है।
अशोक ने जो है वह झेलम वो वितस्ता नदी के किनारे, मैं एक एक करके पूरी जानकारी दे दूंगा। झेलम या वितस्ता नदी के किनारे, नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। देखिए दोस्तों, श्रीनगर कश्मीर में है और कश्मीर का जितना भी इतिहास है वह राज तरंगिणी में मिलता है। राज तरंगिणी राज तरंगिणी की जो रचना है वो कल्हण ने की थी। कल्हण जो है वह कुषाण शासक कनिष्क का दरबारी था। कनिष्क का दरबार, ये एक्स्ट्रा चीज है जो दे दी है मैंने आपको। झेलम या वितस्ता नदी के किनारे अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर कश्मीर में है। कश्मीर का संपूर्ण इतिहास आपको, प्राचीन इतिहास, राज तरंगिणी में मिलेगा। राज तरंगिणी की जो रचना है वो कल्हण द्वारा की गई थी। ये कनिष्क का दरबारी था। देखिए, अशोक ने नेपाल में ललितपत्तनम या देवपत्तनम नगर की स्थापना की। देखिए दोस्तों, अशोक का मानना था कि जब तक मानव अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर देता उसे अपने ग्रस्त जीवन को त्यागने का कोई अधिकार नहीं। इसी कारण अशोक ने एक नियम चलाया था कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण किए बिना साधु बनता है, भिक्षु बनता है, तो उसे कठोर दंड का प्रावधान भी अशोक द्वारा चलाया गया था। अशोक के जीवन की जो सबसे विकराल घटना थी जो इसके जीवन को परिवर्तित कर देती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कलिंग का युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में। मैं एड्रेस दे देता हूँ कलिंग का। कलिंग जो है ये उड़ीसा में दोली नामक स्थान के निकट कलिंग में देखिए दोस्तों, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा के दोली नामक स्थान के निकट ये कलिंग का जो है स्थान है। इस पर 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया। कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया। देखिए, कलिंग ने जो है वो कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया। कलिंग उड़ीसा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, हाथी गुम्फा शिलालेख। हाथी गुम्फा शिलालेख, ये शिलालेख जो है वो कलिंग उड़ीसा से प्राप्त हुआ। कलिंग उड़ीसा, कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण कर दिया। इसका जो वर्णन है कलिंग का, यह आदि गुम्फा शिलालेख के अनुसार मैं आपको बता देता हूं। आदि गुम्फा शिलालेख के अनुसार इस समय कलिंग का जो शासक था, वह खारवेल वंश का नंदराज था। देखिए, कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण कर दिया। यहाँ का जो शासक था वो खारवेल वंश का नंदराज था। किसके अनुसार? हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार। हाथी गुम्फा शिलालेख जो है कलिंग तटवर्ती उड़ीसा से हमें प्राप्त हुआ है। युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया अशोक ने कलिंग पर। नंदराज ने आक्रमण का जोरदार मुकाबला किया तथा ये लड़ता लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया।
नंदराज वीर गति को प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों, कलिंग का जो युद्ध है ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। लगभग 1 लाख व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए, लाखों व्यक्ति घायल हो गए तथा कई व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। ऐसा खतरनाक नरसंहार जो है वो ना कभी हुआ था और ना कभी शायद होगा। इस कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उसका हृदय पिघल गया और उसने युद्ध विजय के स्थान पर दंभ विजय का पालन करना प्रारंभ कर दिया। कलिंग युद्ध देखिए, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक व नंदराज के मध्य हुआ था। अशोक इस युद्ध में विजय हुआ। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बना लिए गए, बहुत ही रक्तपात हुआ। इस रक्तपात से जो है वो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। मैं बोर्ड मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अशोक ने आक्रमण किया, मिटा देता हूं मैं। देख, कलिंग के युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, निर्मम हत्याएं हुई। इन सबको देखकर अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया। अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर दंभ विजय का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी वह उपगुप्त नामक मुनि द्वारा दी गई। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया। इस युद्ध के बाद इसने युद्ध विजय के स्थान पर, युद्ध विजय के स्थान पर दंभ विजय का अनुसरण किया। दोस्तों, अशोक के दंभ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अशोक के दंभ का उल्लेख अशोक के 7वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 7वें शिलालेख में मिलता है। देख, अशोक के कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, कलिंग युद्ध का उल्लेख, ये जो है वह 13वें शिलालेख में मिलता है। देख, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया अशोक को। इसके बाद युद्ध विजय के स्थान पर अशोक ने दंभ विजय का अनुसरण किया। अशोक के दंभ का जो उल्लेख है वह अशोक के 7वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का दंभ मैं 2 शब्दों में परिभाषित कर देता हूँ। मनुष्य का नैतिक व चारित्रिक, ठीक है, मनुष्य का नैतिक व चारित्रिक विकास व उत्थान ही अशोक का दंभ है।
अशोक ने जो है वह कलिंग युद्ध के बाद युद्ध विजय के स्थान पर दंभ विजय का अनुसरण किया। जो दंभ है वह मनुष्य का नैतिक व चारित्रिक जो विकास है, उत्थान है, इसे ही अशोक का दंभ अपन मानते हैं। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है तथा इसके दंभ का उल्लेख अशोक के 7वें शिलालेख में प्राप्त होता है। देखिए, अशोक के वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा आप चाहे। अशोक के 12वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, इसकी धार्मिक सद्भावना, सार्वधर्म धर्म निरपेक्षता की जानकारी प्राप्त होती है। सार्वधर्म निरपेक्षता का उल्लेख। देखिए, 12वें शिलालेख में तो इसके धर्म निरपेक्षता का, सार्वधर्म सद्भावना का उल्लेख मिलता है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 7वें शिलालेख में जो है वो इसके दंभ का वर्णन मिलता है। तीनों ही शिलालेख इंपोर्टेंट, आने वाले किसी भी एग्जाम में जब भी अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है, फुटअप होता है यहाँ से, तो अशोक के शिलालेखों से कई बार प्रश्न आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, मैं मिटा देता हूँ। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया कलिंग युद्ध के बाद तथा इसने गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान थे उन सब की धार्मिक यात्राएं प्रारंभ कर दी। देखिए, 12वें शिलालेख में, अशोक के 12वें शिलालेख में अशोक के धर्म निरपेक्षता व सार्वधर्म सद्भावना का उल्लेख मैं एक एक शिलालेख के बारे में भी जानकारी दे देता हूं आपको, है ना। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा इसने गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान थे उन सब की यात्राएं प्रारंभ कर दी, यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया। अशोक ने बुद्ध से संबंधित निम्न स्थानों की यात्राएं की, निम्न स्थानों की यात्राएं की। लिख देता हूं, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। देखिए दोस्तों, ये जो 6 के 6 स्थान मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। लगे हाथ आपका बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा कब की थी? राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। तथा इसने लुम्बिनी की यात्रा जब की थी तो यहाँ पर इसने जो कर था, धार्मिक कर समाप्त कर दिया तथा अन्य करों को भी 1/4 से
1/8 कर दिया। देख, लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की थी। यह लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। जब इसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसने इन गौतम बुद्ध से संबंधित सारे स्थानों की यात्राएं प्रारंभ करना कर दिया। लुम्बिनी में जब ये यात्रा करने के लिए गया तो यहाँ पर इसने धार्मिक कर समाप्त कर दिया। अन्य करों को भी 1/4 से घटाकर 1/8 आधा कर दिया। देखिए, कपिल वस्तु जो है ये बुद्ध के पिता का राज्य है। पिता का राज्य गौतम बुद्ध से संबंधित है सारों के सारे। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा का दिन बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण इस जगह का नाम बोध गया पड़ गया। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। देखो, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। किस स्थान पर? श्रावस्ती पर। और कुशीनगर पर बुद्ध की मृत्यु हो गई। देखिए, लगे आज मैंने बौद्ध धर्म भी आपका कंप्लीट कर दिया है। आप ध्यान से देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 12वें शिलालेख में अशोक के धर्म निरपेक्षता सार्वधर्म सद्भावना का उल्लेख मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं प्रारंभ कर दी। लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा यहाँ पर जो कर था वो आधा कर दिया था। पहले 1/4 कर देते थे, अब 1/8 करने देने लग गए। धार्मिक कर तो समाप्ति कर दिया गया। कपिल वस्तु जो गौतम बुद्ध के पिता का राज्य था, गण था, वहाँ की अशोक ने यात्रा की। बोध गया, बुद्ध को ज्ञान जो है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। श्रावस्ती, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इन सब स्थानों की यात्रा जो है वो अशोक द्वारा की गई। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अशोक सम्राट, बुद्ध यात्राओं का वर्णन मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, अशोक ने 14 शिलालेख, इसके शिलालेखों का बता देता हूं मैं, आते हैं एग्जाम। शिलालेख व 7 लघु स्तंभलेख लगवाए। देखिए, अशोक ने 14 शिलालेख लगवाए थे तथा 7 जो है वह लघु स्तंभलेख लगवाए थे। अशोक के शिलालेखों से इसके राजनीतिक जो कार्य थे, प्रशासनिक कार्य थे, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। लघु स्तंभलेखों में इसकी जो घोषणाएं थी उनकी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख, कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, शिलालेख वो दिल्ली टोपरा है। दिल्ली टोपरा, ये जो दिल्ली टोपरा है, ये अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख दिल्ली टोपरा है, ये हरियाणा की टोपरा गांव से प्राप्त हुआ। इसे जो है वह
वर्तमान में दिल्ली के, इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में रखा गया है। कोटला स्टेडियम में रखा गया है। देखिए, सबसे बड़ा शिलालेख जो है अशोक का वो दिल्ली टोपरा है। इसे हरियाणा के टोपरा ग्राम से शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में रखा गया है। इसी कारण इसे दिल्ली टोपरा शिलालेख भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा होगा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? दिल्ली टोपरा। इसका जो सबसे छोटा शिलालेख है, सबसे छोटा, वह नेपाल के तराई क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसे रोमिनदेई शिलालेख कहा जाता है। अशोक का सबसे बड़ा छोटा जो शिलालेख है वह रोमिनदेई शिलालेख है। यह नेपाल के तराई नामक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जो है वह 1750 में टिपेंतलर ने 1750 में अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज की। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आपने कई बार देख लिया होगा एग्जाम में, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? 1750 में टिपेंतलर ने अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज की। मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके शिलालेखों को लेकर बड़ा छोटा मैंने बता दिया शिलालेख, आप नोट कर लें। सबसे बड़ा शिलालेख अशोक का जो है वह हरियाणा से प्राप्त हुआ है, हरियाणा के टोपरा गांव से। दिल्ली टोपरा इस शिलालेख को कहा जाता है। वर्तमान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में रखा हुआ है। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख जो है वह नेपाल के तराई क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख को रोमिनदेई शिलालेख के नाम से जाना जाता है। एक विशेष बात और, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं सभी प्रशासनिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी दे देते हैं, परंतु जो रोमिनदेई शिलालेख है ये एकमात्र शिलालेख है जिसमें मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था व अर्थनीति की जानकारी प्राप्त होती है। देख, अशोक का सबसे छोटा शिलालेख जो है रोमिनदेई का शिलालेख है। इसकी विशेष बात इसलिए है क्योंकि सभी शिलालेख जो हैं वो अशोक की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। ये मात्र एक ऐसा शिलालेख है जिसमें मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की, अर्थनीति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण इंपोर्टेंट शिलालेख है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1750 में टिपेंतलर ने खोजा था। मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अशोक महान। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दिया हो तो शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। आपके संपर्क में जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं उन सब तक आप इन वीडियो को पहुंचाएं जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हीं के काम की चीज़ें हैं। देखिए, 1750 में टिपेंतलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता
1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। जेम्स प्रिंसेप टिपेंटलर ने 1750 में खोजा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। देखिए दोस्तों, वर्तमान राजस्थान के जयपुर जिले के बेराट नामक स्थान पर बीजक की डोंगरी से कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक के वेरी इंपोर्टेंट, कई बार मिलेगा आपको राजस्थान कंपटीशन, अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की। बाबरू शिलालेख की खोज की। देख, वर्तमान राजस्थान के जयपुर बेराट की पहाड़ियों पर बीजक की डोंगरी नामक स्थान पर कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की। बाबरू शिलालेख को पाषाण फलक शिलालेख भी कहा जाता है। पाषाण फलक शिलालेख भी कहा जाता है। देखिए, बाबरू शिलालेख को पाषाण फलक शिलालेख भी कहता है। ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट अशोक की बौद्ध यात्रा, बौद्ध गया यात्रा का वर्णन मिलता है। बौद्ध गया यात्रा का वर्णन मिलता है तथा अशोक का बौद्ध मतानुयायी होना बताया है। अशोक के बाबरू शिलालेख, जिसकी खोज कैप्टन भट्ट ने 1837 में जयपुर की बेराट पहाड़ियों में बीजक की डोंगरी नामक स्थान से इसकी खोज की थी। इस बाबरू शिलालेख को पाषाण फलक शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। इस बाबरू शिलालेख में जो है वह अशोक के बौद्ध गया यात्रा का वर्णन मिलता है तथा अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने का भी प्रमाण मिलता है। यह वर्तमान में बाबरू शिलालेख जो है वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा है। देखिए, बाबरू शिलालेख को वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया है। यह संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वह विलियम जोन्स द्वारा की गई थी 1784 में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस सोसाइटी के ऊपर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जेम्स द्वारा 1784 में की गई। इसी संग्रहालय में पाषाण फलक शिलालेख, जिसे बाबरू शिलालेख भी कहा जाता है, वो रखा हुआ है। मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के छोटे शिलालेख में अशोक के छोटे शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान। वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक के प्रथम शिलालेख में महत्वपूर्ण बता रहा हूं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि
निषेध बताया गया। अशोक के 7वें शिलालेख में अशोक के दंभ का वर्णन है। अशोक के दंभ का वर्णन किस शिलालेख में है? 7वें शिलालेख में। इंपॉर्टेंट। 12वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक धर्मनिरपेक्षता, अशोक की धर्म निरपेक्षता का वर्णन है। और सबसे इंपॉर्टेंट 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। शिलालेखों की सारी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं, बड़े से लेकर छोटा शिलालेख, सर्वप्रथम किसने खोजा, किसने पढ़ा, कहां पर मिला, राजस्थान का जो भी मिला, ये महत्वपूर्ण शिलालेख जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। मिटा देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है कंपटीशन। अशोक ने बिहार की बराबरा की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी थी 4 गुफाएं? कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा चौथी कौन सी थी? चौपार। अशोक के पौत्र दशरथ, इस दशरथ ने भी 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। एस्ट्राई, उनका नाम क्या था? वाणी, गोपी, वापी, पदापी, सॉरी गोपी, दूसरी गुफा वापी, तीसरी थी पदाधिक। ये दशरथ जो अशोक का पुत्र था उसने करवाया था। देखिए दोस्तों, अशोक के साम्राज्य की बात में कर लेता हूं। अशोक का साम्राज्य जो था वह बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही फैला हुआ था। अशोक के साम्राज्य की जानकारियां मैं दे देता हूं। मैं शुरुआत से लिखना प्रारंभ करता हूं, आप इसे नोट कर लें, मिटा देता हूं। मौर्य साम्राज्य की सर्वाधिक जो प्रमाणित जानकारी है वह अशोक के साम्राज्य से हमें प्राप्त होती है। देखिए, एक विशेष बात बताना भूल गया मैं। कलिंग युद्ध का के कारण जो हैं वह अलग अलग बताए गए हैं। पिल्ली के अनुसार व्यापारिक कारण था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण के जो कारण थे वह अलग अलग हैं। पिल्ली के अनुसार व्यापारिक कारण था। शिलालेखों के अनुसार साम्राज्य विस्तार था तथा चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वो था जो कलिंग पर आक्रमण हाथियों के लिए किया गया था। हाथियों के लिए कलिंग के हाथी उस समय प्रसिद्ध थे,
इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये छूट गया था कलिंग युद्ध में, मैं बता दिया है, नोट कर लें आप। आगे देखिए, सारी जानकारियां दूंगा अशोक की, एक जानकारी ऐसी नहीं बचेगी जो आपको कहीं जाके खोजनी पड़े। देखिए, बात करते हैं अशोक के साम्राज्य की। अशोक का साम्राज्य जो है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था। अशोक महान शासक है भाई, इसकी पूरी जानकारी आपको याद भी होना चाहिए, जरूरी है। 5 जो प्रांत है वो कौन कौन से थे? उत्तरापथ, उत्तरापथ, देखिए उत्तरापथ, दक्षिणापथ, तीसरा था उज्जैनी, चौथा जो था वो मध्य देश, तथा 5वां जो प्रांत था वह कलिंग को जीतने के बाद कलिंग। देख, अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, जो कर्नाटक में थी। उज्जैनी की राजधानी जो थी वह अवंती थी, तथा मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तथा कलिंग की जो राजधानी थी वह तोसली थी। इस कलिंग को प्रशासनिक दृष्टि से राजगाज करने के लिए 2 भागों में बांट रखा था, उत्तरी केंद्र व दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र जो था वह तोसली के नाम से, दक्षिणी केंद्र जो है वह जोगढ़। ये अशोक के 5 प्रांत थे, इन 5 प्रांतों में बटा हुआ था। देखिए, अशोक का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था, मैं एक एक करके बता देता हूँ। साम्राज्य, साम्राज्य जो है ये प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत जो है वह साम्राज्य प्रांत, प्रांत जो है ये विषय या जनबी, इन जनों में बटा हुआ था। देखिए, ये विषय जो थे ये स्थानिक, स्थानिक का मतलब 800 गांवों का समूह। ठीक, 400 गांवों का समूह। चार 400 गांवों का जो समूह था वह द्रोणमुख, इसके बाद 200 गांवों का समूह, गांवों का जो समूह था वो था खारवटिक। खारवटिक 200 गांवों का समूह, तथा 100 गांवों का समूह जो था वो था संग्रह, तथा एक ग्राम जो था वो था एक गांव। नीचे लिख दिया मैंने, ध्यान से देखिए 100 गांव मिलकर संग्रह का निर्माण करते थे, 2 संग्रह मिलकर खारवटिक मनाते थे, 400 गांवों का समूह द्रोणमुख कहलाता था, 800 गांवों का समूह स्थानिक कहलाता था। स्थानिक मिलकर विशेष जन आहार का निर्माण करते थे, तथा ये विषय मिलकर प्रांत बना देते थे। ये सारे प्रांत, आहार, जन, गांव वाँव सब मिलाकर जो था वो साम्राज्य का निर्माण होता था। इस तरीके से अशोक ने अपने साम्राज्य को बांट रखा था। ये उसके 5 प्रांत थे जो मैंने लिख दिए हैं। ये उसके साम्राज्य की प्रांतीय स्थिति, गाँव की स्थिति थी, इस प्रकार की थी। देखिए, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा देता हूँ। ये आप देख लेना ध्यान से, दिखने में नहीं आ रहा हो तो 800 गांव का समूह स्थानिक, 400 गांव का समूह द्रोणमुख, 200 गांव का समूह खारवटिक, 100 गांवों का संग्रह और 1 गांव। मिटा देता हूं मैं। देखिए,
उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी, उज्जैन की अवंती, मध्य देश की पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी तोसिल। कलिंग को कामकाज के लिए 2 भागों में बांट रखा था, उत्तरी केंद्र तोसिल, दक्षिणी केंद्र जौगढ़। मिटा देता हूँ। सारी जानकारियां जितनी भी थी अशोक की मैं दे चुका हूँ। कंपटीशन में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी 100%। अशोक से कन्फर्म क्वेश्चन बन गया। देखिए, अशोक के साम्राज्य में एक प्रचलित मुद्रा चलती थी, पूछा जा चुका है। प्रचलित मुद्रा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा चलती थी, जिसका नाम क्या था? फण। प्रचलित मुद्रा चलती थी जिसका नाम फण था, तथा 2 सिक्के चलते थे। सिक्कों का नाम था, एक का नाम निष्क व सुवर्ण। देखिए, प्रचलित मुद्रा का नाम फण था मौर्य साम्राज्य में, सिक्के जो थे वो निष्क व सुवर्ण थे। मौर्य साम्राज्य में कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था। देखिए दोस्तों, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, अशोक, कुणाल, संप्रति, जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन ये शासक बने, तथा इंपॉर्टेंट अंतिम मौर्य शासक जो था वो था बृहद्रथ। अशोक के बाद जो है वो जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मनी शासक बने। अंतिम मौर्य शासक जो है वो बृहद्रथ बना। इसी का अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ बना। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन ये शासक बने। अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 185 ईसा पूर्व में इस बृहद्रथ को की हत्या जो है वह इसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, तथा हत्या करके इसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हो गया। दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज अशोक से संबंधित जो भी एग्जाम में आपको मिलेगी, अशोक सम्राट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको आएगा वो मैंने बता दिया है। धन्यवाद। जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैं बता चुका हूँ, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए।